आकाश निबंध के क्लास 11 की श्रृंखला के भाग 2 में आपका स्वागत है। वन में लगी भयंकर आग की तरह यह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। दोनों हाथों से सिर पकड़े, कुहनियों को घुटनों पर रखे, मैं अपने कमरे की देहली पर बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा। मन में ऐसी उदासी छाई थी जैसे अभी अभी लाश फूंक कर आया हूँ। सांझ की छायाएं अब कोनों अतरों की ओट से बाहर निकल कर फैलने लगी थीं, लेकिन उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। लगता था जैसे आगे एक महाशून्य का अंधा सागर ठाठे मार रहा हो। अब मैं क्या करूं? ठाठे मारना यानी हंसना, ठीक है, हंसी ठट्ठा हम लोग बोलते भी हैं। सुबह से कई लोग पूछ चुके थे, शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन दोनों ने ऐसी अनिच्छा का भाव दिखाया कि फिर पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। भाभी ने पहले व्यंग्य में प्रश्न किया, फिर गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने पूछा, लेकिन सबको मैंने टाल दिया। सारा दिन मैं मुंह छिपाता इधर से उधर भटकता रहा। मैं अपनी उस तथाकथित पत्नी से नाराज़ ज़रूर था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि सुनूं उसने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा है। अभी तक तो कुछ भी सुनने में नहीं आया था और इसी का मुझे आश्चर्य था। लगा उससे घर वाले कुछ भी नहीं निकाल पाए। जो भी उन्होंने चाहा वह सब मेरे ही व्यवहार से। कभी कभी तो मैं चौंक उठता कि यह सब कहीं मुझे प्रभावित करने का ढंग तो नहीं, लेकिन मुझे अब एक ऐसी तटस्थ निरासक्ति भी अपने भीतर महसूस हो रही थी, जैसे अब घर में कोई भी मेरा कुछ नहीं लगता। अगर वह इससे कुछ ना कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता। तो ऐसी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। आप के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी पर मैं चलूँगा। इस तरह जो है सोच में वो डूबा रहता है, ठीक है। अब ऐसा देख करके बाबूजी आ जाते हैं, ठीक है। बाबूजी आते हैं तो बाबूजी कहते क्या हैं, देखिए। बाबूजी ने हुंकारी भरकर कहा, यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है। कोई घर में आता है तो इस व्यवहार के लिए क्या कहेगी वह घर जाकर। माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह लोक व्यवहार है और जो हो जाता है उसे निभाना तो पड़ता ही है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं, मान लो कि, ठीक है, ऐसा बात कह रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, पढ़ने के लिए आ जाता है, अपनी कोठरी में पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, उल्टा सीधा सोचने लगता है। ऐसे ही सोच में देखिए रखा है, राइटर ने लिखा है, इस सारे कांड में मुझे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देती थी। यह शादी मेरे उच्च आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं के लिए जहर थी। यह जानते हुए भी कहीं यह आशा थी कि चलो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बनने में मदद देंगे, तो ऐसा सोचता है, ठीक है। तो समर का ये स्टेटमेंट है, समर अपने मन में सोच रहा है, ठीक है। इसके बाद स्वगत कथन कहते हैं इसको, सोलिलॉकी अंग्रेजी में बोलते हैं, सोलिलॉकी। आपने शेक्सपियर के यहाँ सोलिलॉकी बहुत पाया होगा, है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें देखेंगे। इसके बाद है, देखिए ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुन्नी या भाभी से ज़रूर कहा होगा। मुन्नी या भाभी से मालूम करूं? नहीं, यह पूछना अपनी कमजोरी होगी। ये फिर झट उसके कान में जाकर बात पिरो देंगी तो सोचेगी कि कितना कमज़ोर आदमी है। कमज़ोर? अभी तो उसने मेरी मजबूती की ही एक झलक देखी है। ऐसा प्रभा के बारे में सोचता है, ठीक है। इसके बाद आप घर में इसको पढ़िएगा, है ना,
क्योंकि जहाँ जो है वहाँ मैंने इसको ये किया है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर उस तथ्यों पर हम चलें। रात को फिर अम्मा बाबूजी ने अप्रत्यक्ष और मुन्नी तथा भाभी ने साफ साफ मुझसे आग्रह करके कहा, ऐसा होता ही रहता है। इस तरह की बातों पर ज़िंदगी भर के लिए लड़ा जाता है। जिसके साथ साथ भांवरे डाल कर लाए हो उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर वह बेचारी करे भी क्या, कसूर उसका ही हो तब भी ऐसे मौके पर माफ़ कर देना ही ठीक है। 2 दिन बाद उसके भाई उसे लेने आ जाएंगे। क्या कहेगी घर जाकर हमारे बारे में? सारी बिरादरी में बदनामी होगी, सो तो होगी ही, संबंधों में भी तनाव आ जाएगा। ऐसी ही लाइन जो है आपसे पूछी जा सकती है, ये कौन कह रहा है, किसने कहा, है ना? तो मुन्नी तथा भाभी ने ये कहा। ठीक है, मैंने भी मुन्नी से साफ साफ कह दिया, आप लोग मुझे रात को यहाँ सोना देना चाहें तो सोने दीजिए, नहीं तो दिवाकर या किसी और दोस्त के यहाँ जाकर पड़ा रहूँगा, ऐसा कहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो रस्म होती है रसोई बनाने की शादी के बाद, उस पर थोड़ा बवाल होता है, तो उसको मैं इंटरेस्टिंग है थोड़ा उसी मुद्दे पे चलूँ। ठीक है, उसके हाथ की रसोई को पहले मुझे ही खाना था। यूँ घर में विवाह के जितने भी रीति रिवाज हो रहे थे उनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। रोज़ पास पड़ोस की औरतों की फ़ौजें आती और 3 बजे से रात के 11 बजे तक बुरी तरह से ढोलक पीटी जाती। बाद में अंजलियां भर भर कर बूंदी के लड्डू और बतासे बांटे जाते। मुन्नी का तो गाते गाते गला पड़ गया था। भाभी बड़ी बूढ़ियों के पैर लगते लगते और उनके लिए पान लगाते लगाते बुरी तरह झल्लाने और बड़बड़ाने लगी थी। ऐसे समय में अकेली कमरे में चुपचाप कोई किताब पढ़ती या अपनी समवयस्काओं से जो उसे देखने या मिलने आई होती बातें करती प्रभा के पास वे पानों की डलियां और पानदान रख जाती। ठीक है, पान की डली यानी बना हुआ लगाया हुआ जो पान होता है। समवयस्काओं यानी उसके हम उम्र जो होती हैं उसकी उम्र की। और जब कभी सुन आती कि छोटी बहू बड़ी से ज़्यादा सुंदर, सलीकेदार और शिष्ट है, तो आकर अपने आप से बोलती, तुमने अभी तक पान नहीं लगाए बहू? वहाँ मौसी जी और अम्मा जी मेरी जान खाए डाल रही हैं कि ला पान ला, लाओ मैं लगा डालूं जल्दी जल्दी। तुम नई बहू हो ना, सो लजा रही हो। और फिर 2-4 लगे हुए पानों को ले जाकर बाहर वालियों की बातों में शामिल हो जाती हैं कि इस शादी में उन लोगों को कितना कम मिला है। कौन ये काम करता है? ये माँ जी करती हैं, भाभी करती है ना। मैंने भाभी से साफ कह दिया कि खाना ही क्या, उसके हाथ की मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं असल में देखना चाहता था कि वह क्या कहती है। इतनी देर में अम्मा ने पहली बार कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं करते, यह तो घर की रीति है, अन्य देवता का कहीं अपमान किया जाता होगा। इस सारे कांड में अम्मा ने पहली बार मुझे समझाया था। या मुझे आश्चर्य था कि वे मुझे डांट क्यों नहीं रही। कभी कभी तो घर वालों की इस अप्रत्याशित यानी इनडायरेक्ट शालीनता को देखकर लगता था जैसे कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें उन्हें खुशी ही है। लेकिन बात बात पर डांटने वाली अम्मा चुप थी। बस कभी कभी मौसी से बहुत धीरे धीरे कहती, क्या बताएं पूनो, हमारा तो शादी करने का सारा हौसला ही खत्म हो गया। और गहरी सांस लेकर मानो शेष बात को दबा जाती। ठीक है, जब मुझे खाना खाने को बुलाया गया तो रसोई में मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर वगैरह सब बैठे थे। अमर इसका छोटा भाई है, उससे छोटा कुंवर है। ठीक है, रसोई घर में खाना बनाने और खाना खाने की जगह को बांटने के लिए छाती के बराबर ऊंची एक ईंट की दीवार उठा दी गई है ताकि बड़े बूढ़ों को पर्दा बना रहे। गांव में जो रस्म रिवाज आज भी चलते हैं, है ना, पर्दा। यहाँ पर देखिए, कांपते 2 हाथों ने थाली बढ़ाई तो भाभी ने संभल कर मेरी ओर सरका दी। सब लोग चारों ओर से इस तरह झुकाए जैसे मैं कोई जादू करने वाला हूँ। थाली में 2 तह की हुई पतली पतली छोटी सी 2 रोटियाँ, 3 साग,
एक दाल, रायता, 2 चटनियाँ, पापड़ और अचार। देखकर ही भूख से मुंह में पानी भर आया। मुस्कुराते हुए मुंह का पानी सटका और थाली अपनी ओर सरका ली। बड़ी नज़ाकत से पहला टुकड़ा लेकर दाल में डुबोया। नज़ाकत यानी बहुत शालीनता के साथ, है ना। सबको उत्सुकता थी कि मैं खाने की प्रशंसा किन शब्दों में करता हूँ, लेकिन जैसे ही ग्रास मुंह में रखा, ग्रास यानी कौर, कि ओ करता हुआ बाहर भागा। बाहर ज्यों का त्यों मुंह नीचे करके सारा उलट दिया। आंखों में बुरी तरह पानी भर आया। क्या हुआ, क्या हुआ? सब मेरी ओर स्तब्ध देखने लगे, है ना। स्तब्ध यानी एकदम चुपचाप। लगा जैसे प्रभा के हाथ से बेलन छूटकर नीचे गिरा हो। हुआ मेरा सिर, दाल कड़वी जहर कर रखी है, मुझे नहीं खाना या 56 भोग। मैंने शहीदों की तरह झुककर एक टुकड़ा तोड़कर माथे से लगाया और फिर जोर की ठोकर थाली में मारकर उछलती कटोरियों को बिना पीछे मुड़कर देखे बाहर चला गया। शायद रुआसी सी आवाज़ भी सुनी थी। मैंने तो चख ली थी दाल। खूब बवाल मचा। बहू खाना बनाना नहीं जानती, अब यह भी सिखाना होगा। भाभी ने ताना कसा। दिखा वक्त किसी को क्या पता था कि खाना किसे बनाकर खिलाया है। बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो घड़े का तुम चूल्हे में करोगी क्या? या तो फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार तो ठीक से बनाकर खिला देती, अब चाहे अमृत ही बनाती रहो। यह बात तो अब आने से रही। अम्मा की बड़बड़ाहट सुनी। बड़ी आई। दाल तो मैंने चख ली थी। अरे तुम्हारे यहाँ नीरा नमक खाया जाता हो, हमें क्या मतलब, ज़रा कम ही डाल देती। ठीक है, ऐसी सी बातें हैं ना। तो दोबारा मांगने में कौन सी इज्जत चली जाती है। सो अब लो, अब इन्हें यह भी सिखाओ। हमें तो इस शादी में कुछ भी नहीं मिला, ना लड़की ही मिली ना, ऐसा अम्मा सोचती हैं। ठीक है, इसके बाद अध्याय 4 है। अध्याय 4 में इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा हमारा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, देखते हैं, है ना। अध्याय 4 में जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं पढ़ रहा हूँ, आपको तब तक दिखा दिया जाएगा, है ना। मेरे जिद के कारण पहले से कोई सौदा ना हो सका, ना किया जा सका, और जितना उम्मीद थी उतना मिला नहीं। इसलिए अम्मा अक्सर ही कहती, कहें क्या चंदन, शादी के तो सारे हौसले ही मर गए। चंदन किसका नाम है? चंदन मामा जी का नाम है। ठीक है, उन्होंने ही शादी कराई थी। वे ताने से कहती, पढ़ी लिखी लड़की के सिवा तूने कुछ और भी देखा? बस आप सुन भी लीजिएगा तो काम हो जाएगा। आपको मालूम ही है एग्ज़ाम आपका कैसे होना है, ऑनलाइन ही होना है ना। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और अब वही कठोर यथार्थ आ गया था, यानी जो रियलिटी होती है घर की। चीनी वाले, गेहूं वाले, सभी को पैसे देने में घर में रोज़ महाभारत होता। अक्सर ही बिना किसी कारण बाबूजी, अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे कैसे होगा इस पर भी सोचा। ठीक है, इसके बाद है मुन्नी, उसकी बड़ी बहन का नाम है, समर से बड़ी है। मुन्नी तो पता नहीं कुछ सोचती भी है या नहीं। अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया। तटस्थ रहना यानी न्यूट्रल होना, किसी से कुछ बताना नहीं। ठीक है, देखिए अभी कैमरे बाबू ने इसको पकड़ पाए, देख लीजिए। चंदन मामा जी का नाम है, उन्होंने ही शादी कराई है। बेताने से कहती, पढ़ी लिखी लड़की के सिवा, है ना। आप देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद यहाँ आ जाए तो मुन्नी, उसकी बहन, तटस्थ रहती, किसी को कुछ बोलती नहीं है ना। ये ऐसा सोच क्या रहा है, उसके पति के बारे में सोचता है, क्योंकि उसने इसको छोड़ दिया और किसी और लड़की के साथ, औरत के साथ रहने लगा है। ठीक है,
तो इच्छा होती है उसके पति को पकड़कर भरे बाजार में ठोकरों और कोड़ों से खूब पीटूं। राक्षस, अपनी फूल सी बहन हमने इसलिए तुझे दी थी, देख शरीर पर चोट यूँ लगती है। और मैं मन ही मन दांत पीसता उसकी काल्पनिक तस्वीर की इतनी मरम्मत करता कि उसके मुंह से झाग निकलने लगते। मुन्नी तो पता नहीं कुछ सोचती भी है या नहीं, अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया है। सब नीचे होंगे तो वह ऊपर अकेली बैठी बैठी एकटक ताका करेगी। ऊपर से आई तो सिकुड़ी सिकुड़ाई सी सबकी निगाहों से बचती रहेगी। जाने क्या उल्टा सीधा सोचा करती है, भीतर जैसे उसे कोई चीज़ पीछे डाल रही हो। हम सब देखते रहते हैं कि वह दिन दिन पीली पड़ती चली जा रही है। ठीक है, कम उम्र में ये जो बाल विवाह होता है उसका भी यहाँ पर इस बहाने से राइटर ने, लेखक ने जो है जिक्र किया है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सारी ज़िंदगी मेरी बेकार गई। निरर्थक और निरुद्देश्य रहे हैं वे दिन जो मैंने जिए हैं। आगे वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी हो गई है। वहाँ कोई राह ही नहीं दिखती। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके, क्या फ़ायदा। जैसे संसार की हर चीज़ निर्लज और अनावश्यक हो। ठीक है, ज़िंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी क्रूर मुट्ठी ने खींच कर निचोड़ दिया है। बस कुहासा है जो मन और आँखों के आगे छाया रहता है और निरंतर एक बर्फीली सीलन से उन्हें निष्प्राण रखता है। ठीक है, इसके बाद है, मंदिर जाता है, वहाँ पर देखता है कि एक भिखारी वहाँ पर आता है। उसको जो है पंजाबी शरणार्थी रहता है, भिखारी नहीं रहता, सॉरी, उसको मंदिर के पुजारी जी भगाते हैं, मंदिर में रहने नहीं देते। इससे उसका मन विरक्त हो जाता है मंदिर के दृश्य को देख के। हर क्षण ऐसा लगता रहता जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया है कि इसे अकेला छोड़ दो। सीधे मुझसे कुछ ना कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना या ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन रात खाए जाता है। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, हर एक को मुझसे घृणा है। सबके चेहरों पर मेरे लिए है एक तीखा तिरस्कार। मुझे इससे डर लगता है। घर की ओर आते हुए एक विचित्र आतंक से मन धड़कता रहता है। ठीक है, ऐसा ये सोचता रहता है। तो इस तरह से रहता है। और ये देखिए लास्ट जो इस अध्याय की लाइन है, और यह सब सहा नहीं जाता तो इच्छा होती है कहीं एकांत में बैठकर इतना रोऊं कि बेहोश हो जाऊं, और वह बेहोशी कभी न टूटे। फिर भी मन में यह एक कमजोरी है कि कामना करता हूँ रोते समय तकिए का गंदा लिहाफ होठों से न रगड़ जाए। माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंभे से न टिका हो और गालों पर लॉन की सूखी घास न चुभती रहे। नहीं जानता इनकी जगह क्या हो तो मुझे शांति मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका 10 तक है, आपको एग्ज़ाम से पहले जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो आपको जानते ही हैं शॉर्ट क्वेश्चन ही आना है। तब तक के लिए धन्यवाद।